Okay, so a very good evening to all my dear friends. And today in this Toppers Talk, we have with us one of the dynamic candidates. And as you can see in the picture, Himanshu. And if we decode his name, that is Himanshu. Himanshu is Lord Moon, right? Chandrama से हम relate करते हैं हिमांशु आपके नाम को. जी सर, बिल्कुल 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 सर. और जब भी हम चंद्रमा के बारे में सोचते हैं तो हमें एक चीज इंस्पिरेशन लेनी चाहिए चंद्रमा से, that it passes through different phases of life. कभी पूर्णिमा है, कभी अमावस्या है. तो हमारे लाइफ में भी कभी कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है. तो we should take everything in a positive direction and we should move forward, right? So इसी के साथ मैं आपको बहुत 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 heartiest congratulations from my side to you हिमांशु. आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर. सर आपका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी प्रिपरेशन में भी, मॉक में भी. दो ये मैं रखना चाहूंगा कि मेरे पास कोर्स नहीं था आपका, मेरे फ्रेंड्स के पास था कभी सबके, पर वो मटेरियल जो क्रिस्प मटेरियल क्लैरिटी प्रोवाइड किया है, इट हेल्प मी अ लॉट इन रिवीजंस. आपका मॉक जो आपने गाइड किया था इंटरव्यू के वक्त, तो सर वो बेहतरीन था. आई वुड से एक पर्सनल मैंने मॉक स्कोर भी दिए हैं, पर जो करीब 40 से 45 मिनट मॉक चला था सर हमारा. आपने कि मेरा बैकग्राउंड इको में है, उस तरह से जो आपने गाइड किया कि ये चीजें देखनी है, कैसे मुझे करंट अफेयर्स को भी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखना है, और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी थी, मेरे पिटफॉल्स बताए, मेरी जहाँ एक इंटरव्यू में लीकेजेस थी. तो आई एम रियली थैंकफुल सर. ओके, हिमांशु ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था नाबार्ड में? आप जी सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू नहीं दिया था मैंने, मतलब आई कुडंट क्लियर द मेंस कट ऑफ सर, 2 मार्क्स से. सो वो एक फेजेस ऑफ मून वाली चीज. Okay, Himanshu, basically your roots are in Muzaffarnagar, but bought and grown up in Delhi, I think. Exactly, sir. So, आप all the candidates having देखिए आप inspiration ले सकते हैं. It's not like कि आप दिल्ली बॉय हो या सिटी बॉय हो, so you cannot make into NABARD. ये भी एक थोड़ा सा misconception रहता है कि if I'm city based, I do not have any agriculture background, कुछ भी नहीं पता, फिर भी it's quite doable. न्यू दिल्ली कोई यूपीएससी बैकग्राउंड रहा है पहले? सर मैंने 2020 में अपनी पीजी की है, 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, और 22 में मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था सर. तो वो वाली चीज. जी सर. सो आप इकोनॉमिक्स में बहुत ग्रेजुएशन एंड जी सर, यूजी एंड पीजी सर. जी सर. ओके, गुड. अगर हम एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखें हिमांशु, तो चीजें इवॉल्व हो रही है एंड फ्रॉम पास्ट couple of years is different qualifying and qualifying वाला सेक्शन है लास्ट ईयर एंड दिस ईयर. सो हाउ डू यू स्ट्रेटेजाइज? आपने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई क्वालिफाइंग एंड क्वालिफाइंग को? प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, एस्पिरेशन जो भी स्टूडेंट एस्पायर करते हैं इस ईयर के लिए. Can you let us or decode this strategy on your basis, prelims and what they should do basically? श्योर सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारी फैब चल रही है, जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मोटे मोटे 3-3.5 महीने हैं हमारे पास. तो जो कैंडिडेट इस बार देना चाहता है, दैट कैंडिडेट शुड प्रिपेयर. अगर आज वो वीडियो देख रहा है तो और वो नाबार्ड देना चाहता है, तो आज से ही उसको शुरू करना पड़ेगा. अगर इससे लेट करता है तो फिर आप मत थोड़ी गड़बड़ आ जाती है. अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो इट इज अ प्रीटी स्मूथ से, आई वुड से. तो सर अगर हम इसमें बात करें क्वालिफाइंग सेक्शन और नॉन जो मेरिट सेक्शन है दोनों की, तो सर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा कि जो क्यूआरई सेक्शन है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, मेरा ही था. बाकी काफी बच्चों का ऐसा रहता है कि इसको देख लेंगे तो क्वालिफाइंग है, थोड़ी कट ऑफ जाती है, हो जाएगा, सारी चीजें हैं. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे वर रियली डिजर्विंग, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस साथ में, पर ये हुआ कि उनका प्री नहीं हुआ. वो बहुत अच्छे आंसर राइटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा उनका पीआई भी था, पर क्वालिफाइंग सेक्शन की वजह से उनका प्री नहीं हुआ. तो ये एक लेसन की तरह मैं कहना चाहूंगा सभी कैंडिडेट्स को कि आप इसको एज लेसन ले, और हर ऑल्टरनेट डे आप क्यूआरई करें. एक दिन आप 1 घंटा क्वांट कर लीजिए, एक दिन रीजनिंग कर लीजिए, आप थोड़ी सी इंग्लिश उठा लीजिए, तो आपका हो जाएगा. इतना कोई इशू नहीं है. बस पॉइंट है कि आप ऑल्टरनेट डे, एक घंटा कोई इशू नहीं होता है, इतना आप निकाल सकते हैं. कहीं से भी आपको कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब उठाइए, यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिए नाबार्ड, आरबीआई, आपको फ्री में भी यूट्यूब सेशंस मिल जाएंगे. प्रैक्टिस कीजिए, इट्स डन. बाकी इसके बाद जो इंपॉर्टेंस है वो डिसीजन मेकिंग की बहुत ज्यादा है क्वालिफाइंग सेक्शन में, क्योंकि
बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता सबका मैनेजमेंट में, तो वहां पर बच्चे लैग करते हैं, और उसमें से 10 में से शायद 1 या 2 नंबर पर, 2 या 2.5 नंबर पर कट ऑफ जाती है, स्टिल पीपल डोंट मेक इट। तो पॉइंट वही है कि लोगों को लगता है कि भाई डिसीजन मेकिंग है तो देख लेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो पर वो वहां लैग कर जाती है तो हिसाब रुक जाता है। तो आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग का देखिए, क्लैरिटी का जो डिसीजन मेकिंग का पीडीएफ था वो देख लीजिए। बेसिकली सर के तो सर मैं वही कहना चाहूंगा, अगेन दिस इज नॉट सम पेड प्रमोशन। हम्म, जो क्लैरिटी के नोट्स हैं, जो क्लैरिटी का मटेरियल है सर, एक रिस्क आपको सब कुछ बता देता है सर, अपडेट भी करते हैं। लास्ट ईयर शेयर उसके नोट्स, इस बार भी उसी के नोट्स मैंने शेयर किए। तो डेट किया है सर का, जो आप प्री में पढ़ेंगे वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा लिखने के लिए। तो आप बात करते हैं ईएसआई और एआरडी की। एआई में मेरी स्ट्रेटेजी इस बार टफ था, गामार्ड और आरबीआई के एग्जाम में बात काफी ज्यादा सिमिलरिटी, तो आपको उसमें देखना है कि आपको कैसे क्रैक करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तभी यू विल मेक टू द फाइनल लिस्ट, खाली कट ऑफ कम क्लियर करने से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम्म, पीआईबी इज द की। आपको पीआईबी करना है, 3 महीने 4 महीने का रोज करना है। आप बैठिए, आपका 1-1.5 घंटा रोज जाएगा, आप पीआईबी कीजिए, यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन द ईएसआई पार्ट। और एआरडी के लिए अगेन करंट से आप पीआईबी कर लेंगे, हो जाएगा। और उसके लिए आप नोट्स पढ़ लीजिए सर के, एआरडी स्टैटिक के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं, कुछ 12-14 चैप्टर्स हैं। आप रोज एक चैप्टर भी उठाएंगे तब भी आपका 12-14 दिन में हो जाएगा। एंड सेकंड चीज, रिविजन। इतना सारा स्टैटिक डाटा है, आप भूल जाएंगे, आज पढ़ा आज पढ़ा। एटलीस्ट आपको ऐसा करना है कि मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि भाई 3 महीने हैं, मैं 2 रिवीजन तो निकाल ही दूं। क्योंकि एक जो एग्जाम क्लियर होते हैं ना, जब 15 दिन रह जाते हैं एग्जाम से पहले, वो घबराहट होती है कि भाई होएगा कि नहीं होएगा, होएगा नहीं कहीं होएगा। आप सबको मैं कहता हूँ, आप लिख के ले लीजिए कि अगर आप अभी शुरू करते हैं, और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ इस तरह से अगर आपको ठीक लगती है मेरी स्ट्रेटेजी और आप ऐसे शुरू करते हैं, तो आपको 15 दिन वाला फेयर नहीं होगा, क्योंकि आपका 2 बार रिविजन हम्म। पहले हो चुका होगा। और बाकी बचता है जीए, आप उसमें वो आपके ऊपर है, आप कौन सा उठाना चाहते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारी कोचिंग का अवेलेबल है। जीए सेक्शन होता है, वो आपके ऊपर है, पर पॉइंट है कि आपको मेहनत करनी है खुद से, और पीआईबी की रहेगी, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स भी आ जाती हैं। वो भी अगर आप पीआईबी कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, आपको पता होगा कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, तो आपकी वो भी आराम से हो जाएंगी, कोई इशू नहीं आएगा। दिक्कत वहां आती है जब बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा पढ़ना है, और सब कुछ ऐसा बता दो कि हमें एक पतली गली से निकलने का रास्ता मिल जाए। अगर आपको ए ग्रेड की जॉब चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई ज्यादा नहीं। आपको 4 महीने मेहनत करनी पड़ रही है, 12 घंटे भी पढ़ना पड़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा पे ऑफ करता है। तो सर ये मेरी प्री की स्ट्रेटेजी थी। राइट। और एक क्वेश्चन हिमांशु, जो सबके दिमाग में आता है, जो भी नॉन बायोलॉजिकल या नॉन एग्री बैकग्राउंड से, आप भी जैसे इकोनॉमिक्स से हो, तो एआरडी का नाम सुन जी के सर, सब डर जाते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ना, एनिमल हस्बेंड्री कुछ भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल पता, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस कुछ भी नहीं पता, सब अटपटा से लगता है सुन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी इसी बैकग्राउंड से हैं, मान लो आप इकोनॉमिक्स से है, आपके लिए भी ये सब्जेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग में नया ही होगा। जी सर, तो जी सर। कैसे हम पॉजिटिवली सोचे इस सब्जेक्ट के बारे में? आपने जब स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर के बारे में सुना, अभी बीइंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो आपने कैसे इस चीज को लिया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, एग्रीकल्चर है तो क्या हुआ? थोड़ा इसके बारे में हाईलाइट कीजिए, जो जी बच्चे सर, जी डरते हैं नहीं मेरे से नहीं होगा एग्रीकल्चर। जी सर, जब मैं इसमें सर इसको पूरा खोल के रखना चाहूंगा कि ये बात क्लियर हो जाए। तो सर बेसिकली मैं आई वॉज बोर्न इन यूपी जैसे आपने कहा, और मैं आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। तो एग्रीकल्चर में ऐसे नहीं पता है मुझे क्या होता है, क्या चीजें। इनफैक्ट एक परसेप्शन जो दिल्ली वाले रहने वाले बच्चे होंगे और जिनके रिलेशन यूपी में होंगे, एक परसेप्शन ये है कि एग्रीकल्चर वो करता है जो पढ़ता नहीं है। ये परसेप्शन बना हो, हम्म, इसको चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इधर भी ऐसा ही था कि एक पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक से पढ़ाई कर रहा है, तो ये क्या खेती का क्या, तो छोड़ दीजिए। पर पॉइंट इज कि जैसे जैसे मैंने जितनी चीजें देखी हैं अपने होम स्टेट में, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है उसमें। उसकी कुछ वजह ये रही है, बेसिकली रूरल डेवलपमेंट काफी मुझे इंटरेस्ट करती है। तो उसकी एक वजह ये रही है कि हम दिल्ली में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं। यहाँ पर आप बाहर जाइए, आपका पर डे खर्चा 1000-1200 हो जाता है अगर आप ठीक ठाक खा लें। और जब हम रूरल एरिया में जाते हैं, वहां पर एक मजदूर जो पूरा दिन लगा हुआ है खेत में धूप में,
45-47 डिग्रीज में जब हम एसी में बैठे हैं और बाहर निकलने से कतराते हैं कि भाई टेम्परेचर ठीक होएगा तब निकलेंगे, वो वहां पे पूरा दिन मेहनत कर रहा है और पसीना बहा रहा है, हम टैनिंग से डर जाते हैं, उनकी स्किन काली पड़ गई है। तो इसने मुझे इंटरेस्ट किया कि मैं हमेशा से ऐसा था कि मैं इस फील्ड में रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रूरल सेक्टर के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो 2021 में पीजी करने के बाद जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने वर्क प्रोफाइल पढ़ी, जॉब प्रोफाइल पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये मुझे अथॉरिटी भी देगा, पावर देगा कि मैं इस सेक्टर के लिए कुछ कर पाऊंगा, उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा जिनके लिए मैं हमेशा से करना चाहता था। तो लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था कि भाई एग्रीकल्चर ये एज अ सब्जेक्ट, अब भाई ये कैसे किया जाए, भाई किया नहीं है कभी, मुझे 12th हो गई नहीं देखा, यूजी हो गई नहीं देखा, पीजी हो गई नहीं देखा। तो पर थोड़ा आपको एक सेकंड के लिए आपको थोड़ा इस ऑब्स्टेकल से आपके मन को पक्का करना पड़ेगा। जो लाइन होती है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो राइट। अगर आप एक बार के लिए मन पक्का कर लेते हैं तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रैच से शुरू करें। सर मुझे लास्ट ईयर नहीं पता था नाबार्ड के जो कौन कौन लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो मैंने यूट्यूब पर गया, अमेजोन पर गया, कौन सी बुक्स है, तो नियमराज सुंदरा और अरुण कात्यायनन, मैंने बुक्स परचेज करी, पढ़ा। और लास्ट ईयर बिल्कुल जो क्लैरिटी के नोट्स थे वो मुझे मिले, पर बिल्कुल ही लास्ट में, मेंस के वक्त मिले थे, प्री के वक्त नहीं मिले। तो आई कुड क्लियर द प्री, दो रैंडम बुक उठाकर, दो वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, पर बिना किसी बैकग्राउंड के दो रैंडम बुक उठाकर स्टोर से, जिसमें स्टोर वाले बताते हैं, भैया मैंने उनसे पूछा कोई एग्रीकल्चर की बुक बताओ, तो उन्होंने बताई, पर वो दो अच्छी बुक्स हैं, बेसिकली यूपीएससी वाले भी उनको यूज करते हैं, जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल होता है उसके पार्ट 1 पेपर के लिए। तो दी आप पॉइंट वही है कि जहां आपका विल है आपका काम हो जाएगा। मैंने उनको जितना मुझसे अच्छे से हो सकता था मैंने दोनों बुक्स पढ़ी, और मेरा थोड़ा ठीक हिसाब हो गया उसमें। पर वही वाली चीज थी कि इतना अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं थी, लास्ट ईयर ज्यादा पता नहीं था, तो मेंस में अटक गए। तो यही वाली चीज की एग्रीकल्चर ऑब्स्टिकल नहीं है, आपको इस बात को छोड़ना होगा। आप इंजीनियर है, आपने एमबीए की है, आपने बीकॉम करी है, आपने कुछ भी पढ़ा है, आपने चाहे फैशन टेक्नोलॉजी करी है, अगर आपका विल है तो एग्रीकल्चर आपके 15, हद से ज्यादा आपका 1 महीना ले लेगा, हो जाएगा। लिख के ले लीजिए, पर राइट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। राइट, वेरी गुड। तो बहुत ही फ्रैंकली हिमांशु ने कहा कि कैसे यू कैन रिमूव द फियर, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट हिमांशु? And all of the aspiring students for 2023 must listen to this words, very important quote said by or mentioned by Himanshu. Himanshu, now अगर हम मेंस की बात करें, मेंस में अगेन दो तीन चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन, इंग्लिश वाला जी सर। डिस्क्रिप्टिव एंड टेक्निकल वाला डिस्क्रिप्टिव। तो आपने कैसे टैकल किया इन सारी चीजों? जी सर। सर जो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, अगर आप प्री कर रहे हैं ना, प्री में जैसे मैंने बताया कि आप 3 महीने पहले से ऑब्जेक्टिव में पीआईबी की इतनी इंपॉर्टेंस प्री में नहीं रहती है, पर पॉइंट वही है, जब आप पहले 3-4 महीने से नोटिफिकेशन के आने से 3-4 महीने पहले से पीआईबी रोज कर रहे हैं, तो यू आर डन फॉर मेंस का ईएसआई पार्ट। आपके 25 नंबर 50 में से नहीं गए, आप 20-21 नंबर स्कोर कर लेंगे। पर आपको डेली पीआईबी करना होगा। लाइक सर एक साइट है क्विजेज, मैं वहां पर नोट्स बनाता था अपने पीआईबी के डेली, वो मुझे लगभग 1-1.5 घंटा रोज लग जाता था। उसको कर लिया, 15 मिनट में रिवाइज कर लिया, क्योंकि सर क्लैरिटी में कितने अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा दे, कोई भी और कोचिंग कितने अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा दे, पर जब तक आपने खुद से नहीं किया है ना, तो वो राइट। आपको सर के दिए हुए 100 क्वेश्चन भी ज्यादा लगेंगे और खुद के 300 क्वेश्चन भी कम लगेंगे। तो आप खुद से कीजिए और सर के आप रिवाइज कीजिए, आपको बहुत आपके मार्क्स को एनहेंस करेगा वो। और सर बात आती है जो एआरडी है, एआरडी का जो आपका एमसीक्यू है, आप उसमें ये सारी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा करंट बेस्ड होता है, स्कीम बेस्ड होएगा, पीआईबी बेस्ड होएगा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आएगा। एआरडी का स्टैटिक होगा, वो अगेन आपके प्री आपको मेंस के लिए एआरडी पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से, एमसीक्यू के लिए आपका प्री वाले में हो जाएगा। और अगर बात करते हैं अब उसकी, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं। ये भी अगेन जिस महीने आप मान लीजिए आप इसी महीने तैयारी शुरू कर रहे हैं, अब अभी से कीजिए। अभी आप इस तरह से कीजिए कि आप हर तीसरे दिन एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हर दूसरे दिन एक ऐसे लिख लीजिए, एक प्रेसी लिख लीजिए, आधा घंटा निकाल लीजिए, आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस भी होगी, आपको लिखना भी आएगा। क्योंकि वहां पर एक एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। लाइक 3 नंबर के अंदर 24-24 बच्चे आ जाते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस ही है जो आपकी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करेगी, और बाकी सर मेंटरशिप के लिए आई। तो राइट। इसके अलावा इंग्लिश वाली चीज होती है, तो ये सब चीजें आपकी, आप प्रेसी है, जो लेटर है सबसे इजी चीज है। लाइक लास्ट ईयर सर, आई बी वेरी फ्रैंक, लास्ट ईयर मैंने लेटर की प्रैक्टिस नहीं की थी, वक्त नहीं मिला था, क्योंकि बहुत कम वक्त था, 1-1.5 महीने में एग्जाम के लिए तैयारी की थी।
तो लास्ट में सर ने लेटर के फॉर्मेट्स वगैरह और वो बताए थे, तो मैंने 2 दिन शायद एग्जाम से 1 दिन पहले बताए थे सर आपने, वो मैंने तसल्ली से करे अच्छे से। तो लेटर तो ऐसी चीज है, अब ये इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ तो आप भाई कि हम तो लास्ट में देख लेंगे हो जाएगा, वो टाइम का क्रंच था उस वक्त। अभी वो अवेलेबल है सब यूट्यूब पर, लास्ट ईयर के भी और इस साल भी डाले हैं सर ने, आप देखिए उनको, आपकी लेटर राइटिंग हो जाएगी बस। बाकी बचता है एस्से और आपकी प्रेस, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूट्यूब पर जाइए, सर के सेशंस देखिए, उनके जो फॉर्मेट्स होते हैं वो देखिए, ग्रामरली पर चेक कीजिए अपने लिख लिख के, हर दूसरे तीसरे दिन लिख लीजिए भाई, क्या दिक्कत है सर, कोई ज्यादा नहीं है एक ऐसे लिखना। और जब आपका मेंस आ जाए, आप रोज एक ऐसे लिखिए, या 2 आपसे हो सकता है, आपको लगता है कमजोर है तो 2 लिखिए, जितना लिखेंगे उतना आपका बेहतर होगा। और जी सर यही था मेंस के लिए। ओके 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 राइट हिमांशु। और जैसा कि हिमांशु ने कहा, आपको कोई कितना बता दे, चाहे मैं बता दूं चाहे कोई और बता दे, द मेन थिंग इज दैट इट्स नॉट अ मेडिसिन कि आपको घोल के पिला दिया भाई आप पी जाओ और आप एग्जामिनेशन में लिख के आ जाओगे, आपको खुद से तो करना ही पड़ेगा। आई कैन गिव यू द राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन में चलना आपको है। राइट हिमांशु? सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है सर, उसमें कंट्रीब्यूशन जो मेरे मेंस में है वो आपका ही है। मतलब आई बी रियली फ्रैंक एंड थैंकफुल। मतलब आप यूट्यूब पर जाइए क्लैरिटी के चैनल पर, लास्ट ईयर का सर ने 7-8 दिन का लिया हुआ है, नहीं 10-11 दिन का लिया हुआ है सर। 10-11 दिन का सर, यू लाइक सर क्वेश्चंस पोस्ट करते थे और रोज 3 आंसर्स लिखवाते थे। तो वो जिसमें से सर लास्ट ईयर तो 2 आ भी गए थे जो आपने लिखवाए थे उसमें से। तो पॉइंट वही है कि जो सर डायरेक्टिव है सर का, और जो बिल्कुल अप टू द पॉइंट है एंड अप टू द मार्क है, आपको बिल्कुल वही लेके जाता है उसी डायरेक्शन में जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। इसमें सर लगता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिखवाए, और उनका जो फॉर्मेट बताया कि आपको कि एक सर वो वाली चीज बीच में मैं अपनी बातें छोड़ते हुए, जो 600 वर्ड और 400 वर्ड वाली चीज थी, सर ने कहा था कि जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है वो 600 वर्ड लिखने हैं आपको, और जो 10 नंबर का है उसमें आपको 400 वर्ड्स लिखने हैं। तो इसमें लाइक ये काफी बच्चों के लिए परेशानी और ऑब्स्टेकल वाली चीज थी कि भाई इतने कम वक्त में इतना लिखा कैसे जाएगा। तो सर ने एक चीज कही राइट थी कि आप क्वालिटी आंसर्स लिखना सीखिए। 600 वाले में 400 वर्ड्स काफी हैं, और 400 वाले में 300 वर्ड्स काफी हैं। एंड हियर आई एम, मेरा अच्छा गया था मेंस, और वो उसका श्रेय सर को ही जाता है। तो इसके अलावा आप देखिए यूट्यूब पर जाइए, ये 9-10-11 दिन का पिछले साल का है, वो देखिए, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पहले देखकर प्रैक्टिस कीजिए, मैं यही कहूंगा कि राइट। आप देखिए, और देखकर बिल्कुल जैसे तोते की तरह होते हैं उनको मतलब छाप दीजिए आप अपने आप। और उसके बाद आप लिखना सीखिए, एक एक टॉपिक उठाइए, उसका एक एक क्वेश्चन कीजिए, आपका हो जाएगा। मैं बस वो है कि इसमें आपको एक लेबरर की तरह काम करना है 3 महीने, कि आप राइट नाबार्ड राइट के राइट लेबरर हैं, वो भी फ्री में, वो आपको तब पे ऑफ करेगा बाद में। राइट राइट। मेहनत तो करनी ही पड़ती है बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन सर। टफ होता है ड्यू टू लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हिमांशु ने सारी चीजों को। माय लास्ट क्वेश्चन हिमांशु आपसे होगा, एंड दिस वुड बी योर गोल्डन वर्ड्स। कोई ऐसे 3 चीजें जो एस्पिरेंट्स ना करे, करने का तो बहुत कुछ है, कोई ऐसे 3 चीजें जो स्टूडेंट्स ना करे और फंस के रह जाए पूरे इस प्रोसेस में एग्जामिनेशन? जी सर, जी सर, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि एग्जाम की किसी भी पार्ट को लाइटली ना ले, किसी भी सेक्शन को, सिलेबस के किसी भी सेक्शन को, जैसे कि क्यूआरई को लाइटली ना ले, डिसीजन मेकिंग को लाइटली ना ले, कंप्यूटर नॉलेज को लाइटली ना ले। तो पहला तो मेरा पॉइंट होगा कि किसी भी चीज को आपको लाइटली नहीं लेना, कि ये हो जाएगा। दूसरा हम्म। पॉइंट है, जो आपको नहीं करना, आपको बहुत सारा इधर उधर का नहीं डेटा इकट्ठा करना है, आपको बहुत सारा, आपको स्टिक करना है सिलेबस, स्टिक करना है, आप अपने नोट्स बनाइए, आपको जो भी जिसका बेहतर लगता है, आपको जिसका राइट समझ में आ रहा है, आप क्रिस्प रखिए। आप ऐसे नहीं कि आप इसका भी पढ़ रहे हैं उसका भी पढ़ रहे हैं और एंड में सब हलवा बन जा रहा है। तो दूसरी चीज ये मैं स्कीम्स के लिए कहूंगा, कुछ करीब 600 के आसपास स्कीम्स है, आप उसमें भी शॉर्ट लिस्ट करिए, कुछ 80-90-100 स्कीम्स हो जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नहीं जाएगा। तो वो आपको तो बाई हार्ट करनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए अटल पेंशन योजना में कितनी एज है, आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा में कितना जो रेशियो होता है, क्या आपको इस बार क्वेश्चन आया था कि कितना वेज मिलता है, आपको पता होना चाहिए पीडीएस में वीट और राइस का कितना भाव है। तो जितना कीजिए वो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, कि सोते हुए भी आपसे पूछ ले तो आपको पता हो। तो 2 राइट चीजें हो राइट गई सर। और तीसरा मैं कहूंगा सर कि इस वाले एग्जाम में जो टाइम क्रंच है वो बहुत ज्यादा है।
आप प्री देते हैं, आपका मेंस आ जाता है और रिजल्ट आता है मेंस से बहुत पास में। अब बच्चे वेट करते हैं प्री देने के बाद कि भाई होगा नहीं होगा, उसके बाद मेंस का देखेंगे, मेंस होगा नहीं होगा, उसके बाद हम इंटरव्यू का देखेंगे। आपने जिस दिन प्री दिया 2 दिन छुट्टी लीजिए, अब वो तो आपको अंदाजा होगा भाई अब किसी का ज्यादा ही खराब हो गया तो बात अलग है। पर अगर आपको उम्मीद लगती है तो जिस दिन आपने प्री दिया 2 दिन छुट्टी लीजिए, 3 दिन छुट्टी लीजिए, फिर आप उसी स्केड्यूल में आ जाइए जब तक आपका मेंस नहीं है, और आपको रुकना नहीं है। मैं वही स्वामी विवेकानंद जी वाली बात कहना चाहूंगा कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो तब आपने मेंस दिया, जिस दिन मेंस देकर आए 2 दिन की छुट्टी लीजिए, 3 दिन की लीजिए, अच्छे से लीजिए, बिल्कुल मस्ती करके कि सब कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उसी के तुरंत बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाइए, रिजल्ट का वेट करेंगे, होए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आपने प्रिपरेशन कर लिया, अगले साल काम आएगी। पर अगर राइट आप रिजल्ट का वेट करके प्रिपेयर करते हैं तो आप रह जाएंगे। राइट दिस इज द हार्श ट्रूथ। राइट ये 3 चीजें आपको जो नहीं करनी। राइट 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 हिमांशु। तो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हिमांशु ने सारी चीजों को समझाया जो एक एस्पिरेंट फील करता है, फेस करता है व्हाइल प्रिपरेशन उन दिनों में, राइट। तो जी पॉजिटिवली सर, लीजिए बिल्कुल। सारी चीजों को, एंड जैसे जैसे हिमांशु ने बताया सारी बातों को ध्यान रखिए। दैट्स व्हाई टेकिंग दिस टॉपर्स टॉक सेशन, ताकि जो गलती मान लो इन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, आप दूसरे अटेम्प्ट में ना। सर कुछ इशू है सर, वो नहीं आ रही हाँ है। चलो कोई नहीं आ हिमांशु, गया आ गया। जस्ट विल बी। हाँ जस्ट आई वाज सेइंग कि आपने सारी चीजों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक स्टूडेंट क्या फेस करता है, और क्या गलतियां आपने की है, उन गलतियों को आपने समझाया कि ये ना करे, ताकि आपका फर्स्ट टाइम में रिजल्ट आ सके। राइट जी हिमांशु। सर, जी सर, बिल्कुल सर। चलिए इसी के साथ मैं बहुत 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 आपको मेरी शुभकामनाएं देता हूँ, माई थैंक यू हार्टिएस्ट सर। और बेस्ट विशेस टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स हिमांशु। थैंक यू सर। ओके हिमांशु, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।